हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कक्षा 9 का पार्ट 8 हमारे आसपास पदार्थ। तो बच्चों, चलिए बिना किसी देरी के हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। चलिए, तो सबसे पहले बात आती है बच्चों, पदार्थ है क्या? पदार्थ किसे हम कहते हैं? तो बच्चों देखो, पदार्थ है क्या, यह बात हमें जानना होगा कि पदार्थ किसे कहते हैं। तो पदार्थ का सीधा सा अर्थ होता है कि जिसमें भार होता है और जो स्थान लेता है, यानी कि इस ब्रह्मांड में जितनी भी वस्तुएं हैं जिसको हम अपने ज्ञानेंद्रियों के द्वारा अनुभव कर सकते हैं, छू सकते हैं, देख सकते हैं, वे सब के सब क्या है? पदार्थ हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल में आपका ईंट है, ठीक है, पानी है या गैस है, ये सब के सब क्या है? पदार्थ है। आइए इनके विषय में हम जानें कि पदार्थ कैसे है यह। तो देखो बच्चों, पदार्थ का मतलब होता है जिसमें भार होता है, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है, जो स्थान घेरता है, ठीक है। तो देखो, जिसमें भार होता है और जो स्थान घेरता है उसी को हम कहते हैं पदार्थ। तो आप जानते हो ईंट, मैंने कहा एग्जाम्पल में ईंट भी आपका स्थान घेरेगा। आप ईंट को ले आके वेट करोगे, तौलोगे, मापोगे तो उसका कुछ न कुछ क्या भार आपको मिलेगा। ये पानी यानी कि जल को आप रखोगे किसी भी पात्र के अंदर, तो पात्र के अंदर जब आप जल को रखोगे ना तो देखोगे जल क्या कर रहा है, उतने दूर का स्थान को ग्रहण कर ले रहा है। और इस जल को ले आकर आप जब वेट करोगे, तौलोगे, मापोगे तो इसका कुछ न कुछ तुमको भार देखने को मिलेगा, ठीक है। बात आती गैस की। गैस भी, अगर गैस को आप देखोगे तो गैस को तो हम देख नहीं सकते हैं, केवल हम अनुभव कर सकते हैं। तो बात आती है कि गैस के विषय में हम कैसे जानें गैस पदार्थ है कि नहीं। तो सिंपल सा बात है, गैस को क्या करते हैं हम किसी पात्र के अंदर इकट्ठा कर लेते हैं और उस पात्र के अंदर इकट्ठा करने के बाद उसको हम ले जा करके माप कर लेते हैं। माप करने के बाद हमको पता चलेगा कि गैस के अंदर भी क्या है? भार है और वह स्थान घेरता है, ठीक है। तो देखो बच्चों, आओ हम समझते हैं कि ये पदार्थ की कौन कौन सी अवस्था है, ठीक है। तो पहले हम ये देख लेते हैं, हमने अभी समझा है कि पदार्थ के अंदर हमने देखा है कि ईंट था, यहाँ हमारा जल था, ये हमारा गैस था। यानी कि ईंट था, ये हमारा जल था और ये हमारा गैस था, ठीक है। तो इसको भी हमने बोला पदार्थ, इसको भी बोला हमने पदार्थ, इसको भी बोला हमने पदार्थ। तो ईंट पदार्थ हो गया है, ये तुम आप जान चुके हो। जल भी आपका क्या है? पदार्थ हो चुका है, ये भी जान चुके हो। गैस भी आपका पदार्थ हो चुका है, ये भी आप जान चुके हो, ठीक है। तो चलो अब आगे हम वीडियो को बढ़ाते हुए आगे देखते हैं कि पदार्थ की कौन कौन सी अवस्थाएं हैं। तो पदार्थ की मुख्य रूप से बच्चों देखो 3 अवस्थाएं हैं। कौन कौन सी है? ठोस। तो देखो यहाँ से ये पदार्थ है, तो ठोस, फिर ये तुम्हारा द्रव, फिर ये तुम्हारा गैस। तो ठोस क्या होता है, द्रव क्या होता है, गैस क्या होता है, तो इसके विषय हम बारी बारी समझेंगे, ठीक है। तो ठोस ये भी क्या है? पदार्थ की अवस्था है। द्रव भी, ये भी क्या है? पदार्थ की अवस्था है। और गैस ये भी क्या है? पदार्थ की अवस्था है, ठीक है। तो ठोस भी हमारा पदार्थ की अवस्था है, द्रव भी हमारा पदार्थ की अवस्था है और गैस भी हमारा पदार्थ की अवस्था है। तो चलिए आइए हम समझते हैं ठोस क्या है। ठोस, तो ठोस के विषय में मैं बताऊंगा आपको। ठोस
सबसे पहले हम ठोस की परिभाषा देखते हैं। ठोस है क्या? देखो, ठोस किसी द्रव्य की ठोस किसी द्रव्य की वह अवस्था है, वह अवस्था है जिसमें इसका आकार एवं आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। जैसे बच्चों एग्जाम्पल, जैसे आपका देखिए ईंट हो गया। ईंट को आप जहाँ कहीं रखेंगे, ईंट क्या वहीं फिक्स रहेगा, इधर उधर नहीं जाएगा। ईंट हो गया, पत्थर हो गया, इत्यादि। ठीक, ईंट हुआ, पत्थर हुआ, इत्यादि। ये रही बच्चों ठोस की परिभाषा। ठीक, ठोस के विषय में हम जान चुके हैं। ठोस किसी द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें इसका आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, आकार एवं आयतन दोनों निश्चित होता है। ठीक, जैसे ईंट, पत्थर इत्यादि। ठीक है, ये बात आप समझ चुके हो। चलो बच्चों आगे हम बढ़ते हैं। देखो अब हम पढ़ेंगे द्रव के विषय में। द्रव क्या होता है आगे देखते हैं। द्रव, तो देखो बच्चों द्रव को इंग्लिश में कहते हैं लिक्विड। ठीक, द्रव देखो जो द्रव किसी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। निश्चित होता है। जैसे आपका दूध, पानी, तेल इत्यादि। ये बच्चों क्या है? ये बच्चों हमने द्रव के विषय में जान लिया। द्रव किसी द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें इसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। जैसे दूध, पानी, तेल इत्यादि। ठीक है, अब चलो बच्चों आगे हम देखते हैं गैस के विषय में। गैस क्या होता है, ये गैस के विषय में हम गैस की परिभाषा देखते हैं। ठीक है, चलो आगे हम देखते हैं गैस। गैस क्या होता है? देखो जो गैस किसी द्रव्य की वह अवस्था, गैस किसी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें इसका आकार एवं आयतन दोनों
है। जैसे एग्जाम्पल में, जैसे मान लीजिए आपका हवा, ऑक्सीजन, इत्यादि। तो चलो बच्चों, हमने जान लिया बच्चों पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ की मुख्य रूप से कितनी अवस्थाएं हैं, ठोस, द्रव, गैस। ठीक है, ये बात हमने समझ लिया। ठोस की परिभाषा देख ली, ठीक, गैस, द्रव की परिभाषा देख ली, गैस की परिभाषा देख ली। चलो बच्चों, आपने इन सभी अवस्थाओं के विषय में जान लिया और इनकी परिभाषाओं को देख लिया। ठीक है बच्चों, तो अब आगे हम बच्चों देखते हैं कि अगर ठोस का आकार निश्चित है तो क्यों निश्चित है, द्रव का आकार अनिश्चित है तो क्यों अनिश्चित है, गैस का आकार अनिश्चित है तो क्यों अनिश्चित है। इस बात को हम बच्चों देखेंगे आगे। तो चलिए शुरू करते हैं बात को। तो हम देखेंगे आगे। चलो देखो, इस गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या। ठीक है बच्चों, तो देखो गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस की व्याख्या। चलो बच्चों, हम शुरू करते हैं इनकी व्याख्या करना बारी बारी से। तो चलो आप देखते हैं, ये हमारा ठोस के विषय में पहले जानकारी इकट्ठा करेंगे। ये बच्चों देखो, ये सब ठोस के मैं कणों को बना रहा हूँ। ठोस में बच्चों देखो ऐसे ही परमाणुओं की व्यवस्था होती है। ठोस में जितने भी परमाणु होते हैं एक ऑर्डर में व्यवस्थित होते हैं। ठीक है बच्चों, ये ठोस है। तो इस बात को हम देखते हैं बच्चों, हम कर क्या रहे हैं, गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव और गैस की व्याख्या हम करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले हम व्याख्या करेंगे इस ठोस की। तो ठोस की व्याख्या हम करेंगे, कैसे करेंगे यहाँ पर देखेंगे। तो देखो बच्चों, हमने यह ठोस के सभी परमाणुओं को बनाया हुआ है। आप देख रहे हो ठोस के सभी परमाणु क्या हैं, एक ऑर्डर में व्यवस्थित किए गए हैं। ठीक है, आप देख रहे हो इन दोनों परमाणुओं के मध्य जो स्थान है, इसमें इस वाले परमाणु में और इस वाले परमाणु, इन दोनों परमाणु के मध्य देख रहे हो आप, ये जो स्थान है वो बहुत ही कम है। इस स्थान का नाम होता है, इस खाली स्थान का नाम क्या होता है, ये हम देखते हैं बच्चों। ठीक है, इस बात को हम देखते हैं। ये इंग्लिश में कहते हैं इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है, और हिंदी में बच्चों कहते हैं अंतराणु स्थान। यानी कि इन दोनों अणुओं के बीच जो स्थान होता है उसे हम कहते हैं अंतराणु स्थान। आप बच्चों देख रहे हो ठोस के ये जो अणु हैं एक दूसरे के बहुत पास पास है। तो पास पास होने की वजह से इनके बीच आकर्षण बल, क्या बच्चों, आकर्षण बल बहुत ही अधिक होता है। ठोस के जो अणु
एक दूसरे के बहुत पास पास हैं, और पास पास होने की वजह से इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत ही अधिक होता है, और आकर्षण बल का मान अधिक हो जाने की वजह से जो ठोस के अणु है वह एक दूसरे से बहुत ज़्यादा बल से बंधे होते हैं, जिसके फलस्वरूप अगर एक अणु चाहे स्वतंत्रता पूर्वक घूमना तो दूसरा अणु घूमने नहीं देता है। यही कारण बच्चों ठोस के आकार और आयतन दोनों ही क्या होते हैं, निश्चित होते हैं, और साथ ही साथ बच्चों इस ठोस के गतिज ऊर्जा का मान भी शून्य होता है, और स्थितिज ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होता है, और इसके फलस्वरूप इनका जो घनत्व होता है वो भी क्या होता है, बहुत ही अधिक होता है। ठीक है बच्चों, तो ठोस की एग्जाम्पल में आप देख लियो। तो बच्चों ये हमने व्याख्या किया ठोस के विषय में। अब चलो बच्चों हम देखते हैं द्रव के विषय में। देखो बच्चों ये मैंने द्रव के मॉलिक्यूल्स को बना दिया हुआ, ठीक है, ये ठोस है और ये द्रव है। तो द्रव के मॉलिक्यूल्स हमने बनाया बच्चों। तो आप देख रहे हो जो द्रव है, द्रव के मॉलिक्यूल्स एक दूसरे से क्या है, बहुत ही दूर है, और दूर होने की वजह से इनके बीच खाली स्थान का मान बहुत ही अधिक रहता है, और खाली स्थान का मान अधिक होने की वजह से इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है, जिसके फलस्वरूप इनके अणु आकर्षण बल कम होने के कारण इनके अणु स्वतंत्रता पूर्वक चाहे गति करना तो गति कर लेते हैं। इसी के फलस्वरूप इनकी गतिज ऊर्जा का मान बहुत ज़्यादा होता है, अर्थात बहुत अधिक होता है, और स्थिर ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है। इसीलिए जब भी किसी द्रव को हम कहीं पे रखते हैं तो द्रव क्या होता है, अपनी स्थान से लगता है बहने, ठीक है, यही कारण होता है। इनकी जो अणुओं की गतिज ऊर्जा होती है वो सर्वाधिक होती है, इसीलिए यह अपने स्थान से लगते हैं बहने, जिसके कारण इनका जो आकार होता है वही क्या होता है, अनिश्चित होता है, लेकिन इनका आयतन जो होता है वो निश्चित होता है, और साथ ही साथ इनका जो घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा बहुत ही कम होता है, यानी ठोस की अपेक्षा कम होता है। तो चलो बच्चों इस तरह से हमने क्या किया, ठोस के विषय में तो व्याख्या कर लिया, और इसके बाद हम द्रव के विषय में व्याख्या कर लिए। अब चलो बच्चों हम व्याख्या करते हैं गैस के विषय में, ठीक है। आप जैसा जानते हो बच्चों, ये जो गैस होता है ये अभी क्या है, पदार्थ की अवस्था ही है, ठीक है बच्चों। ये हमारा जो गैस होता है ये अभी हमारी क्या है, पदार्थ की एक अवस्था ही है। तो देखो बच्चों यहाँ मैं गैस के मॉलिक्यूल्स को बना रहा हूँ, ठीक है, गैस के अणु को बना रहे हैं। तो देखो बच्चों गैस के हमारे अणु, देखो जो गैस के जो अणु होते हैं वो ठोस और द्रव इन दोनों के पीछे बहुत दूर होते हैं, और दूर दूर होने की वजह से इनके बीच जो खाली स्थान का मान होता है वो ठोस और इस द्रव इन दोनों के पीछे से बहुत ज़्यादा होता है, और ज़्यादा होने की वजह से इनके अणु जो होते हैं वह एकदम एक दूसरे से स्वतंत्र होते हैं, अर्थात इसमें आकर्षण बल तो नगण्य के बराबर होता है, जिसके फलस्वरूप इनकी गतिज ऊर्जा का मान इस ठोस और इस द्रव इन दोनों की अपेक्षा बहुत ही अधिक होता है, जिसके कारण यह खूब स्वतंत्रता को गति कर लेते हैं, ठीक है। और इनकी स्थित ऊर्जा का मान जो बच्चों होता है वो एकदम नगण्य होता है, यानी कि स्थित ऊर्जा इसमें होती ही नहीं है, केवल इनमें गतिज ऊर्जा सर्वाधिक होती है, जिसके फलस्वरूप इनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं, और साथ ही साथ इसमें जो घनत्व होता है इस ठोस, द्रव और गैस की अपेक्षा क्या होता है, बहुत ही कम, अर्थात समझ जाओ गैसों के अंदर तो घनत्व होता ही नहीं, बहुत कम होता है, बहुत नगण्य आ जाएगा। तो इस तरह से बच्चों हमने
ठोस, द्रव, गैस के विषय में हमने क्या कर लिया, व्याख्या कर लिया कि ठोस का आकार क्यों निश्चित होता है, आयतन क्यों निश्चित होता है, द्रव का आयतन निश्चित होता है और आकार क्यों बदलता रहता है, गैस का आकार और आयतन दोनों क्यों अनिश्चित होता है, ठोस में सबसे अधिक आकर्षण बल पाया जाता है, द्रव में उससे कम होता है और गैस में सबसे कम होता है। ठोस के बीच खाली स्थान का मान बहुत कम होता है। उस खाली स्थान को हम बोलते हैं बच्चों अंतराणु स्थान बोलते हैं। इसे इंग्लिश में बोलते हैं इंटर मॉलिक्यूलर स्पेस। ठीक है बच्चों, तो इसमें क्या होता है, सबसे ज़्यादा होता है, इसमें यह कम होता है और इसमें सबसे ज़्यादा होता है। यानी ठोस में सबसे कम, उससे ज़्यादा द्रव में और सबसे ज़्यादा गैस के अंदर पाया जाता है। ठीक है बच्चों, अब यहाँ देखो बच्चों, अब देखो इनके बीच खाली स्थान का मान कम होने की वजह से इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है, जबकि इसमें आकर्षण बल का मान नीचे अपेक्षा कम रहता है और इसमें सबसे कम होता है। ठीक है, इसमें गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है, इसमें गतिज ऊर्जा का मान ठोस की अपेक्षा अधिक होता है और गैस में जो गतिज ऊर्जा का मान होता है वो दोनों से अधिक होता है। इसमें स्थित ऊर्जा का मान सबसे ज़्यादा होता है और इसमें स्थित ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है और इसमें तो स्थित ऊर्जा होती ही नहीं बच्चों, जिसके कारण इसमें घनत्व का मान सबसे ज़्यादा होता है और द्रव में जो घनत्व होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है और गैस के अंदर जो घनत्व होता है सबसे कम होता है, सबसे कम होता है। ठीक है बच्चों, तो हमने गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस के विषय में व्याख्या कर लिया हुआ है। अब आइए आगे हम पढ़ते हैं। ठीक है, इनके कुछ गुणधर्म के विषय में। ठीक है बच्चों, इनके कुछ गुणधर्म के विषय में पढ़ते हैं। तो देखो बच्चों, हम लिखते हैं, हम लिखेंगे यहाँ पे गुण। ठीक, यहाँ हम लिखेंगे ठोस, यहाँ लिखेंगे द्रव और यहाँ लिखेंगे हम गैस। ठीक है बच्चों, तो गुण में आता है क्या, आयतन। आयतन आप जानते हो बच्चों, ठोस का क्या होता है, निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, और द्रव का भी निश्चित होता है। क्यों निश्चित होता है पता है आपको, और गैस में क्या होता है, और निश्चित होता है। ठीक, आगे देखते हैं। आकार, आकार आपका ठोस में ये भी क्या होता है, निश्चित होता है। द्रव में अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चों, और गैस में, इसमें भी क्या होता है, और निश्चित होता है। ठीक है, ठीक, देखो बच्चों, अगली प्रॉपर्टी है बहने का गुण। बहने का गुण, तो चलो बच्चों, जो ठोस में बहने का गुण नहीं होता है, लेकिन नहीं होता है, इसमें नहीं होता है, इसमें होता है, हाँ इसमें होता है और इसमें सबसे ज़्यादा होता है। यानी ठोस नहीं होते हैं, ठीक, सबसे अधिक होता है। ठोस नहीं होते हैं, द्रव ठोस से ज़्यादा होते हैं और गैस सबसे ज़्यादा होते हैं। ठीक है, अब देखो बच्चों, ताप का प्रभाव। ताप का प्रभाव, तो देखो ताप का प्रभाव, ठोस को जब हम गर्म करते हैं तो इसके ताप में वृद्धि होने के कारण इसके आकार में बहुत ही कम परिवर्तन होता है, बहुत कम परिवर्तन होता है, इसलिए इसमें हम लिखते हैं कम। ठीक है, और द्रव को हम जब गर्म करते हैं, ताप देते हैं, तो द्रव में क्या होता है, ठोस की अपेक्षा अधिक होता है। यानी कि
अधिक होता है। ये ठोस से इसमें अधिक होता है और गैस में दोनों से अधिक होता है, दोनों से अधिक होता है। ठीक है, दोनों से अधिक। दाब का प्रभाव, दाब का प्रभाव। तो चलो देखो, दाब का प्रभाव आप जानते हो बच्चों, ठोस को हम यदि दबाएं तो क्या हो, देखो बच्चों, अगर हम ठोस को दबाएं तो क्या हो, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। लेकिन अगर हम द्रव को दबाएं तो द्रव में दाब का प्रभाव सबसे ज़्यादा होगा। और सबसे अधिक तो गैसों के अंदर दाब का प्रभाव देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों, तो दाब का प्रभाव कम, द्रव में अधिक और गैसों में बच्चों सबसे ज़्यादा, दोनों से क्या होता है, अधिक होता है, दोनों से अधिक। ठीक है बच्चों, दोनों से अधिक। तो ताप का प्रभाव देख लिया, दाब का प्रभाव देख लिया। ठीक है, अब विभाजित, विभाजित करना। ठीक है बच्चों, ये देखो विभाजित करना। देखो बच्चों, विभाजित करने का मतलब क्या होता है, जिससे बांटना। बांटने का मतलब आप चाहे चाकू से काट के बांट दो या ऐसे तोड़ के बांट दो, या तुम किसी भी प्रक्रम के द्वारा, किसी भी विधि के द्वारा इनको आप अलग कर दो, इसी को बोलते हैं विभाजित करना। ठीक है, तो ठोस को बच्चों आप तोड़ोगे तो आसानी से टूट जाएगा और अलग हो जाएगा, यानी कि इसे विभाजित हम कर सकते हैं, द्रव को विभाजित नहीं कर सकते हैं और गैस को विभाजित नहीं कर सकते हैं। यानी कि इसमें विभाजित, इसको हम विभाजित कर सकते हैं, इसमें कर सकते हैं, इसमें नहीं, इसमें भी नहीं। यानी ठोस को विभाजित किया जा सकता है, द्रव को विभाजित नहीं किया जाता और गैस को विभाजित नहीं किया जा सकता। ठीक है बच्चों, अब अगला बच्चों देखो घनत्व। तो बच्चों घनत्व क्या होता है, सबसे ज़्यादा, इसमें घनत्व सबसे ज़्यादा। इसमें क्या होता है, ठोस से कम, ठोस से कम, और इसमें दोनों से कम। अर्थात यह जान जाओ, गैस के अंदर घनत्व बहुत ही नगण्य होता है। ठीक है, तो दोनों से कम होता है। ठीक है बच्चों, एग्जाम्पल में आपको मैंने बताया ठोस के अंदर क्या, ठोस के अंदर एग्जाम्पल मान लीजिए आपका ईंट हो गया। ठीक है, द्रव के अंदर मान लीजिए आपका पानी हो गया और गैस के अंदर मान लीजिए आपका हवा होगा। तो चलो बच्चों, आज हमने क्या क्या पढ़ा, एक समरी हम देख लेते हैं। ठीक है, तो बच्चों हमने क्या पढ़ा, इसको हम मिटाते हैं, तो थोड़ा सा रिवीजन कर लेते हैं क्या क्या हमने आज पढ़ा। ठीक है बच्चों, चलो देखते हैं। तो बच्चों आज हमने पढ़ा पदार्थ क्या होता है। ठीक है, पदार्थ के विषय में होता है जिसमें भार होता है और जो स्थान भी होता है, उसी को हम पदार्थ कहते हैं। ठीक है, पदार्थ की अवस्था के विषय में हमने पढ़ा कि पदार्थ हमारे मुख्य रूप से 3 अवस्थाओं में पाए जाते हैं, ठोस होता है, द्रव होता है और गैस होता है। ठीक, तो ठोस के विषय में हमने देखा कि ठोस जिसका आकार व आयतन दोनों निश्चित होता है, द्रव जिसका आयतन निश्चित होता है, आकार अनिश्चित, गैस आकार और आयतन दोनों ही अनिश्चित होते हैं। ठीक है, आगे देखते हैं। अब हमने ठोस की परिभाषा क्या बनाई, ठोस की परिभाषा हमने ये बनाया कि ठोस किसी द्रव्य की वह अवस्था है जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों ही
निश्चित होते हैं। द्रव की हमने परिभाषा बनाई। द्रव किसी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार अनिश्चित परंतु आयतन निश्चित होता है। गैस की हमने क्या परिभाषा बनाई? तो गैस की हमने परिभाषा बनाई कि गैस किसी द्रव्य की वह अवस्था जिसमें उसका आकार व आयतन दोनों ही क्या होता है? निश्चित होता है। ठीक है बच्चों, ये हमने ठोस द्रव गैस की परिभाषा के विषय में पढ़ लिया। फिर हमने पढ़ा कि ठोस का आकार निश्चित क्यों होता है, आयतन निश्चित क्यों होता है, द्रव का आकार क्यों बदल जाता है और गैस का आकार और आयतन दोनों क्यों अनिश्चित होता है। तो हमने गतिज आणविक सिद्धांत के आधार पर ठोस, द्रव, गैस इन तीनों अवस्थाओं के विषय में बारी बारी हमने अध्ययन किया कि ठोस के परमाणु की जो व्यवस्था होती है बच्चों, ठीक है, ठोस में जो परमाणु की व्यवस्था होती है वह क्या होती है कि व्यवस्थित क्रम में उनके परमाणु उपस्थित रहते हैं, जबकि द्रव के अंदर जो परमाणु होते हैं वो क्या होते हैं? अव्यवस्थित होते हैं और गैस के अंदर एकदम अव्यवस्थित होते हैं। तो ठोस के अंदर व्यवस्था परमाणुओं की होने की वजह से इनके बीच खाली स्थान का मान बहुत ही कम होता है। खाली स्थान का मान कम होने की वजह से इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत अधिक होता है और आकर्षण बल का मान अधिक हो जाने की वजह से यह एक दूसरे से प्रबल आकर्षण बलों से बंधे होते हैं और आकर्षण बलों से बंधे होने की वजह से इनकी गतिज ऊर्जा का मान शून्य होता है और स्थित ऊर्जा का मान बहुत अधिक होता है, जिसके कारण इनका आकार व आयतन दोनों ही निश्चित होता है और साथ ही साथ बच्चों इनका घनत्व भी सर्वाधिक होता है। ठीक, अब बात आती है बच्चों द्रव की। तो द्रव के विषय में पढ़ा, द्रव के भी जो कण होते हैं वो एक दूसरे से बहुत दूर दूर होते हैं और दूर दूर होने की वजह से इनके बीच खाली स्थान का मान बहुत ही अधिक होता है, जिसके फलस्वरूप इनकी गतिज ऊर्जा का मान अधिक होता है जबकि स्थिर ऊर्जा का मान बहुत ही कम होता है और साथ ही साथ इसमें आकर्षण बल का मान भी क्या होता है? वह कम होता है। ठीक, और जिसके फलस्वरूप इनका घनत्व जो होता है वो ठोस की अपेक्षा कम होता है। ठीक है बच्चों, अब बात आती है गैस की। तो गैस की भी वही कंडीशन होती है बच्चों। गैस में जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो ठोस और द्रव से क्या होते हैं? अलग होते हैं, बहुत भिन्न होते हैं, बहुत दूर दूर होते हैं, जिसके कारण इनके बीच आकर्षण बल का मान बहुत ही कम होता है। आकर्षण बल का मान कम होने की वजह से इनकी गतिज ऊर्जा का मान सर्वाधिक होता है, जिसके कारण इनकी जो कण होते हैं, जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, जो अणु होते हैं वो स्वतंत्रता पूर्वक गति करने के लिए स्वतंत्र रहते हैं, इसीलिए इनका आकार व आयतन दोनों ही अनिश्चित होता है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आज का टॉपिक बच्चों। चलो आज के लिए बस इतना ही बच्चों। यदि आपको मेरा यह वीडियो अच्छा लगा होगा तो आप लोग मेरे इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और हमारे चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। जय हिंद,